अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द रीनल सेल कार्सिनोमा। किडनी कैंसर के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ रीनल कार्सिनोमा? रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी इन अडल्ट्स। तो जब भी हम किडनी कैंसर्स की बात करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो माइंड में आना चाहिए कि उसमें से जो मोस्ट कॉमन है ना, जो अडल्ट्स में होता है, वो रीनल सेल कार्सिनोमा है। किडनी कैंसर्स, रीनल सेल कार्सिनोमा किन लोगों में होता है? मैन में होता है ज़्यादातर। 50 टू 70 ईयर्स जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर, और जो बीज होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है। स्मोकिंग का इससे क्या रिलेशन है कि क्यों स्मोकिंग वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? तो आपको पता है कि किडनी जो होती है ना, उसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है? उसने हमारी ब्लड को, सारा ब्लड उसमें से फ़िल्टर होता है, और जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं या जो भी चीज़ें उसने किडनी से फ़िल्टर करके यूरिन में निकालनी होती हैं। तो जितने भी सिगरेट स्मोक के कार्सिनोजेंस होते हैं वो अल्टीमेटली किडनी से पास करते हैं। So more carcinogen exposure, more mutations, और renal cell carcinoma. ठीक है, तो what is renal cell carcinoma? It is most common primary malignant kidney tumor. 50 to 70 years को जो एज होती है मैन में, जो स्मोकर्स होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। और कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग में, जिसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो होता है। अब रीनल सेल कार्सिनोमा अराइज कहाँ पे करता है उसकी हम बात करेंगे। तो आपको पता है किडनी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ फैनले है, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि जो नेफ्रॉन का मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है ना, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसमें ना बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा इसमें होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम हो रहा होता है। समझें, एक फैक्ट्री है ना पूरी, तो फैक्ट्री का एक हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जा रही है पूरी फैक्ट्री की। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट है किडनी का। यहाँ पे ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, यहाँ पे टॉक्सिन्स का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आप पिक्चर से देख सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और टॉक्सिन एक्सपोजर यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। अब हमने देखना है कि किडनी के जो किडनी है ना, उसके सेल्स हमें माइक्रोस्कोप में क्लियर क्यों नज़र आते हैं। ठीक है, तो क्लियर क्यों नज़र आते हैं? एक्चुअली ना यहाँ पर होती है फैट, लिपिड्स। ठीक है, सो वाई द सेल्स आर क्लियर सेल्स, कि हमें हिस्टोलॉजी पे किडनी के जो सेल्स होते हैं वो हमें क्लियर क्यों नज़र आते हैं, पॉलीगोनल क्लियर क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि जैसे जैसे किडनी में कैंसर बढ़ता जाता है तो लिपिड्स जो है ना, फ़ैट जिनको हम कहते हैं, और ग्लाइकोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो होते हैं कैंसर सेल्स में, क्योंकि कैंसर सेल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं फ़ैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जब हम अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना हिस्टोलॉजी की, और ताकि हम देख सकें सेल्स को, तो क्या होता है, ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं ना, लिपिड्स और ग्लाइकोजन, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं ना, तो हमें साइटोप्लाज्म जो है ना बिल्कुल एम्प्टी नज़र आता है। इस वजह से जो क्लियर सेल कार्सिनोमा है वो क्लियर है, क्योंकि फ़ैट और ग्लाइकोजन जो है वो वॉश अवे हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्लियर साइटोप्लाज्म जो है ना वो नज़र आता है। क्योंकि जब हम उसको हिस्टोलॉजी के लिए स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये जो फैट होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ ट्यूमर जो होता है ना, वो गोल्डन येलो ही होता है। तो हमने ये देखा कि एक्चुअली क्या होता है, फैट होती है ना ट्यूमर में बहुत ज़्यादा, तो फैट येलो कलर की नज़र आती है। इसी वजह से हमारे जो किडनी मैस होता है कैंसर का, वो हमें गोल्डन येलो कलर का नज़र आता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो ट्यूमर है वो फैट होने की वजह से, लिपिड होने की वजह से येलो कलर का में मैस जो है वो नज़र आता है। सो वाई द ट्यूमर इज़ गोल्डन येलो? बिकॉज ऑफ द फैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पैथवे ऑफ स्प्रेड, कि किस तरह से ट्यूमर जो है ना वो स्प्रेड करता है। अब किडनी है ना, तो किडनी के पास क्या है, इन्फीरियर वेना कैवा है। तो इन्फीरियर वेना कैवा में ट्यूमर जाएगा, फिर वहाँ से इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट में चला जाएगा, फिर हार्ट से जो है ना वो आगे मेटास्टेसाइज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्यूमर जो है ना वो किस तरह से स्प्रेड करता है। तो इसको वेन्स बहुत पसंद है। तो ट्यूमर क्या करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ से ये इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा में जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट में जाता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में जो है मेटोजेनेसिस का स्प्रेड होता है। सो ट्यूमर लव्स वेन्स। रूट क्या है, किडनी टू रीनल वेन टू इन्फीरियर वेना कैवा टू हार्ट टू लंग्स। सो लंग मेटास्टेसिस इज वेरी कॉमन।
फिर वहाँ से ये बोन, लिवर, वहाँ पे ये ट्यूमर जो है वो स्प्रेड कर जाता है। वेरिकोसील हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने ये देखा था कि जो होती है ना लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिस में से जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन होती है ना, वो लेफ़्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है, लेकिन जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है ना, वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाती है। तो होता क्या है कि जब वेरिकोसील क्यों हो जाती है कि अगर लेफ़्ट साइड का ट्यूमर होगा किडनी का, तो लेफ़्ट रीनल वेन में जाएगा, लेफ़्ट रीनल वेन में जाएगा तो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो टेस्टिस की वेन्स होंगी, पेपिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो होता है पीछे, वो डायलेट कर जाएंगी। फिर उसके बाद नीचे जो है वो सारा वेरिकोसील जो है अपीयर होगा। तो इस वजह से लेफ़्ट वेरिकोसील जो है वो लेफ़्ट रीनल ट्यूमर में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो जब भी एक बूढ़ा बाबा है और उसको लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील हो रही है लेफ़्ट टेस्टिस में, तो ज़रूर सोचना है कि इसको रीनल सेल कार्सिनोमा होगा। इस टॉपिक को, ये वेरिकोसील को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से। अब क्लासिकल ट्रायड क्या होता है रीनल सेल कैंसर का, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को रीनल सेल कैंसर है? तो अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, उसको फ्लैंक में पेन है और हमने उसकी एग्जामिनेशन की और हमें रीनल जो फ्लैंक एरिया है वहाँ पे हमें पैल्पेबल मैस फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को रीनल सेल कैंसर है। तो हेमाचूरिया क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूमर है, तो वो रीनल ब्लड वेसल्स को जब इवेट करेगा, इरोड करेगा, तो ब्लड जो है वो यूरिन में आएगा। फ्लैंक पेन क्यों होती है? क्योंकि ट्यूमर जब रीनल कैप्सूल को स्ट्रेच करता है तो उसकी वजह से फ्लैंक पेन होती है, कैप्सूल स्ट्रेचिंग की वजह से। पैल्पेबल मैस क्यों होता है? क्योंकि ट्यूमर ऑब्वियसली मैस है, तो वो हमें पैल्पेबल मैस फील करेगा। सो ओनली अ माइनॉरिटी प्रेजेंट विद कंप्लीट ट्रायड। ट्रायड कब होता है? जब डिजीज़ एडवांस हो गई होती है। तो ये हमने बात की कि वाई वेरिकोसील अकर, ये हमने बात कर ली। ट्रायड की हमने बात कर ली कि हिमेचूरिया, फ्लैंक पेन और पैल्पेबल मैस होता है। तो जब भी ट्रायड पूरा का पूरा फॉलो हो जाए, तो इसका मतलब कि अब तो डिजीज़ एडवांस कर चुकी है। अब वेट लॉस क्यों होता है और फीवर क्यों होता है? ऑब्वियसली ट्यूमर है, तो ट्यूमर की वजह से वेट लॉस होता है। फीवर, मलेज, ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो रहे होते हैं। सो कैंसर प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और साइटोकाइंस क्या करती हैं? फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया और वेट लॉस करवाती हैं। और बहुत से कैंसर्स होते हैं, आपको पता है कि अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो तो हम कैंसर ज़रूर सस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली वही चीज़ आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट FCPS कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ना, ये एंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है कि कैंसर सेल्स है ना, तो वो क्या करते हैं कि बहुत से सब्सटेंसेस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने लंग कैंसर्स पढ़े थे, आपको अगर याद हो तो स्मॉल सेल कार्सिनोमास थे, वहाँ पर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स कॉज कर रहे थे। याद आए आपको? ADH रिलीज़ कर रहा था, फिर ACTH रिलीज़ कर रहा था, फिर जो हमारा था स्क्वेमस वाला, वो अलग चीज़ें रिलीज़ कर रहा था। तो इस तरह से ना ये एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं कि ये क्या करते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बॉडी में ना पैराथायरॉयड हार्मोन, जब ये ट्यूमर रिलीज़ कर रहे होते हैं ना ये सेल्स, तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा होता है? ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा कराता है। तो जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा? कैल्शियम में, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा करा देगा, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। तो जब पेशेंट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होना लग जाएगा हर जगह पे, तो स्टोन्स बन जाएंगे कैल्शियम के। फिर बोन में जाएगा तो बोन जो कैल्शियम है वो जब ब्लड में जाएगा तो बोन पेन शुरू हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगी, साइकेट्रिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स जब बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो तो। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन, नॉर्मली हमारी किडनी जो है ना इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ कर रही होती है, लेकिन अगर ट्यूमर हो जाए तो वो इरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाता है। और इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है कि ये हमारे RBCs को ज़्यादा करता है। तो अब बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा तो RBCs बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। इसी वजह से पेशेंट में, जब देखें एक बंदा है उसके अंदर कहते हैं ये ना बड़ा जो है लाल लाल हुआ हुआ है, इसकी गुलाबी है जो है ना गले हुई हुई है, गाले हुई हुई हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि उसके अंदर ना RBC ज़्यादा होते हैं। जो आपको पहाड़ी इलाकों में पठान मिलते हैं ना, अगर कभी आपने देखे तो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, उनकी चीक सारी रेड रेड होती हैं, तो कलर उनका बड़ा प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर ना ऑलरेडी वो फिजियोलॉजिकल जो है ना एज भी उनकी और RBC काउंट ज़्यादा हुआ होता है। तो ये इन लोगों में भी पेशेंट्स में क्या होता है कि रेड फेस हो जाता है, प्लेथोरिक हो जाते हैं ये। तो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ये क्या करते हैं? ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरकैलेसीमिया होता है। ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है। इसके अलावा अगर ये कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर दे, ACTH स्पेसिफिकली, तो ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स में से बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल निकालेगा, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और कुशिंग सिंड्रोम में आपको पता है मून फेस हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा ये ट्यूमर जो है ये रेनिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, और रेनिन का आपको पता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है,
जिसकी वजह से बॉडी में जब बहुत ज़्यादा जो है सोडियम की रिटेंशन शुरू हो जाएगी तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी। तो जब भी आपको रीनल कैंसर मिलेगा ना, तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि उस बॉडी में जो है ना पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो, फिर एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हो, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो, एसीटीएच ज़्यादा हो, रेनिन ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरकैलेसीमिया, पॉलीसाइथीमिया, कुशिंग सिंड्रोम, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो अगर आप इन पेशेंट्स का बीपी लेंगे तो वो हाई मिलेगा आपको। अगर आप इन पेशेंट्स का फेस देखें तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे फेस होगा, मून फेस होगा। फिर ये बहुत ज़्यादा ना लाल लाल इनकी गालें हुई होंगी, चीक्स रेड रेड हुई होंगी। फिर इनके अंदर हाइपरकैलेसीमिया की वजह से स्टोन्स होंगे, बोन्स पेन्स होंगी, एब्डोमिनल पेन होगी। ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं ड्यू टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो अब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि क्योंकि ये कैंसर है तो जेनेटिक्स का एसोसिएशन तो है। वैसे तो हमने देखा था कि मेल्स होते हैं, बूढ़े लोग ज़्यादातर, ठीक है, और स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन इसकी जो सब टाइप होती है क्लियर सेल कार्सिनोमा, तो उसके अंदर हमें क्रोमोसोम 3 की डिलीशन मिलती है और इसके अलावा VHL म्यूटेशन मिलती है। तो हमें एक निमोनिक मिलता है इसका RCC जो है रीनल सेल कार्सिनोमा में तीन जो है ना लेटर्स होते हैं। तो इस वजह से इस तरह याद रखें क्रोमोसोम 3 के ऊपर, और VHL के भी 3 लेटर्स हैं, तो क्रोमोसोम 3 के ऊपर VHL की म्यूटेशन होगी ना, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि नॉर्मली जो VHL जीन होती है ये ट्यूमर सप्रेसर होती है। इसका काम क्या होता है कि इसने हमारे हिपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो होता है ना HIF, उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन अगर VHL जो है उसकी म्यूटेशन हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा, तो HIF बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी समझेगी कि बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ है, तो वो नई वेजल्स बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, VEGF की प्रोडक्शन विच इज़ एक्चुअली वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूमर ज़्यादा हो जाएगा, तो इट इज़ हाईली वैस्कुलर ट्यूमर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि रीनल सेल कार्सिनोमा में क्रोमोसोम नंबर 3 की म्यूटेशन होती है जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है। VHL की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाती है। VEGF जो होता है नॉर्मली वो क्या कर रहा था, VHL जो थी नॉर्मल जीन, वो क्या कर रही थी, HIF को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसकी वजह से जो था नॉर्मली ब्लड वेसल्स नहीं बन रही थी। जब VHL जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, जीन की म्यूटेशन हो जाएगी, तो VEGF बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा जो कि एंजियोजेनेसिस करा देगा। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, ऑब्वियसली रीनल सेल कार्सिनोमा है तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि अगर तो लोकलाइज डिजीज़ है, एक जगह पे ट्यूमर का मैस है, वो स्प्रेड नहीं हुआ तो हम उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव कर देंगे। हम या तो किडनी को आधा रिमूव कर सकते हैं जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं, या रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं कि पूरी की पूरी किडनी रिमूव कर दें, या एब्लेशन कर सकते हैं कि हम वो जो ट्यूमर का मैस है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, लेकिन अगर जो कैंसर है वो स्प्रेड कर चुका है लंग्स में और दूसरी बोन वगैरह में, ठीक है, तो फिर हम ऑब्वियसली हम सर्जरी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी भी करेंगे, जिसमें हम यूज़ करते हैं इपील्यूमोमैब। ठीक है, क्योंकि रीनल सेल कार्सिनोमा इज़ हाईली वैस्कुलर एंड इम्यून रिस्पॉन्सिव, तो हम फिर जो है ये इम्यूनोथेरेपी जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, लेकिन हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करते, इम्यूनोथेरेपी ही करते हैं। क्यों कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्यों नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंट ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है ना, ये इसके कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये एपोप्टोसिस नहीं करता, जिसकी वजह से हम अगर इनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दें तो ये ट्यूमर उससे रेजिस्टेंट होता है। तो इस वजह से अगर तो ट्यूमर स्प्रेड कर चुका है तो रीनल सेल कार्सिनोमा में हमेशा याद रखें हमने इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी करनी होती है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, रीनल सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी किडनी मैलिग्नेंसी arising from proximal convoluted tubule composed of lipid-rich clear cells appearing golden yellow, spreading through the renal vein to the inferior vena cava and lungs, associated with VHL mutation on the chromosome number 3, producing peer paraneoplastic syndromes, which include parathyroid hormone, erythropoietin, ACTH, and renin. 10 हाई यील्ड FCPS पर्ल्स आपने यहाँ से रीड कर लेने हैं कि कौन से हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइवा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आ 60 years old स्मोकर प्रेजेंट्स विद हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड HB एंड न्यू लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील, व्हाट इज द डायग्नोसिस? इट इज रीनल सेल कार्सिनोमा कॉजिंग erythropoietin mediated polycythemia, renal vein invasion producing left sided varicocele. Now we will discuss the MCQ related to this topic. Patient is presented to nephrology department with complaints of headache, anorexia, painless hematuria. His HP was 18, means के polycythemia हुआ है उसको. ESR was 55. What is the diagnosis? So this is actually renal cell carcinoma. Why? Because एक तो hematuria हो रहा है patient को, दूसरा उसका HP जो है बहुत ज़्यादा raised है, तो this will be nephrating, this will be renal cell carcinoma. So ये आपने यहाँ से read कर लेना है from First Aid USMLE book. ये आपको देखें रीनल सेल कैंसर दिखाया हुआ है, किडनी में क्लियर सेल्स दिखाए हुए हैं जो हिस्टोलॉजी पे आपको नज़र आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके जो रिमेनिंग MCQs हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरा FCPS चैनल व्हाट्सएप का ज्वाइन करें।
नीचे कॉन्टैक्ट फॉर क्वेरीज़ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। अगर आपको नहीं मिलता तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको चैनल जो है उसका लिंक शेयर कर दूँगी। चैनल ज्वाइन करें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्विज़ है, उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस जो है उसकी करें, एमसीक्यूज़ की जो पास्ट होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।